सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। सुमन पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। तो आज का जो मेरा ब्लॉग वीडियो है ना, ये एक पॉडकास्ट टाइप का होने वाला है, जो कि हम करने वाले हैं उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे जी के साथ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो ये संगठन है उत्तराखंड का विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन, ये कैसे बना और कैसे आप लोग एक साथ संगठित हुए? हमारा संगठन हमने संगठन बनाना शुरू किया 2008 से 2011 में जाकर हमारा संगठन रजिस्टर हुआ। संगठन का हमारा पंजीकरण संख्या है 214। हमें लगभग इसमें 3 साल लगे इस संगठन को रजिस्टर करने पर। तो ये संगठन बनाने के दौरान आप लोगों ने किन समस्याओं का सामना करा? आपकी पे कम थी तो कैसे आपने अपने जीवन यापन, फैमिली सब कुछ देखा? आप लोगों ने कैसे ये सब चीजें मैनेज करी? 2008 में जब हमने संगठन बनाना शुरू किया, उस वक्त हमारा वेतन मात्र 4666 था। लेकिन मैं आज बताऊं आपको, जो आज हमारी 21,000 वेतन है, उससे वो 4666 में बहुत वजन हुआ करता था। अच्छा। आज 21,000 की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस वक्त 4666 की बहुत अहमियत थी। संगठन बनाने के लिए ना हमारे पास खर्चा था ना कुछ था, तो हम 10-12 जो भी हम साथी थे आपस में मिल करके कंट्रीब्यूट करते थे। 500-500, 1000 जो भी होता था, उससे हम दौरे क्या करते थे। दौरे का मतलब है सब स्टेशन टू सब स्टेशन। उत्तराखंड के हमने जितने भी बिजली घर हैं उतने बिजली घरों में मीटिंग की हुई है। तब जाके हमारे भाई एकत्रित हुए और 2011 में हमने एक बड़ा आंदोलन किया, जो 30 दिन का आंदोलन रहा। तो यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उस आंदोलन के दौरान आप लोग को कौन सी यातनाएं सहन करनी पड़ी, आप लोगों ने किस तरह से उस सिचुएशन को मैनेज किया, ये सब आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। 2011 में हमारा दुर्भाग्य था, जब हमारा संगठन उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन न होते हुए ऊर्जा मित्र संविदा संगठन था। उस वक्त 30 दिन का आंदोलन रहा हुए। उस आंदोलन में हम लोगों ने भूख हड़तालें भी की, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, अपने मैनेजमेंट का घेराव किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या रहता था, जब हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता था ऊर्जा मित्र संविदा संघ के नाम से, हमारे विरोधी थे वो लोग जाकर के वार्ता करके आ जाया करते थे। हमें बड़ा दुख होता था कि लड़ाई हम कर रहे हैं और मैनेजमेंट वार्ता उनसे कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट उनसे मिला हुआ था। अच्छा। तो हमने बहुत संघर्ष किया। जब 30 दिन के आंदोलन के बाद हमारी वार्ता हुई, उसमें वार्ता में हमें ज्यादा तो कुछ नहीं मिल पाया। 2000 रुपया हमारा वेतन बढ़ा दिया गया था। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी आपकी जर्नी रही है अभी तक की, और जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में सक्रिय थे जब आप लोग, तो बहुत सारे संविदा कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो फैमिली वाले हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इतने कम पे स्केल में आप लोग कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज करते थे? कैसे आप लोग अपना परिवार में जीवन यापन करते थे? समस्याएं तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वेतन कम था और हमारे ख्वाहिशें ज्यादा थी। उसके साथ हमने बच्चों की फीस देनी है, घर का पूरा खर्चा करना है। हमने इसमें कम से कम 6 महीने का उम्र भी किया। 6 महीने से हम लोग हड़ताल की तैयारी में लगे हुए थे। हाँ। तो हमने इसी अनुसार अपना मैनेज किया, जिससे कि हमारा परिवार भी चलता रहे और हमारी हड़ताल भी चलते रहे, क्योंकि हड़ताल का कोई फिक्स नहीं था कि कितना समय चल जाए। और आपको जो ये है, मेरा तीसरा पॉइंट ये है आपसे कि इस मामले में आपको कोर्ट से कितनी राहत मिली? मतलब आप लोग कैसे कोर्ट का पैसा, वकील, ये सब कैसे मैनेज करते थे आप लोग? कोर्ट में जाना तो हमारी एक मजबूरी बन गई थी। हम कोर्ट का रास्ता कभी अपनाना नहीं चाह रहे थे। हमारा जब 2014 में 42 दिन का आंदोलन था, अब वो मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उतना बड़ा आंदोलन हम भविष्य में कर भी नहीं सकते हैं। 42 दिन का आंदोलन और वेतन हमारा था 11,000 रुपया। तो इस मामले में कोर्ट से आपको कोई राहत? कोर्ट में हमारा जाने का मेन उद्देश्य क्या था, जब हम हड़ताल में बैठे थे तब हमारे विभाग ने पोस्टें ओपन कर दी। अच्छा। उन्होंने ITI वालों की पोस्टें ओपन कर दी। उससे दिक्कत हमें कुछ नहीं थी। दिक्कत ये थी भाई, जो अभी लेटेस्ट में लड़का निकल के आ रहा है उसके साथ हमें पेपर देने को कहते थे, तो वो संभव नहीं था। तो इसलिए हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट से स्टे लिया। आज भी वो स्टे जारी है हमारा कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। आपस में हम कंट्रीब्यूट करते थे कोर्ट फीस जमा करने के लिए, वो भी हमारी बहुत मुश्किल से होती है कोर्ट फीस जमा। जैसे उपनयन, अभी एक साथ में उपनयन महासंघ है, उपनयन महासंघ में तो इनका आराम से
पैसा कलेक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे संगठन में पैसा तो कलेक्शन हाँ, होता है, तो लेकिन इसलिए बड़ी भी हो समस्याएं सकता होती है, है। वो इसलिए भी होगा क्योंकि इतने कम पे स्केल में फैमिली भी देखनी है, जीवन यापन भी करना है, और उसमें से ही आपको कोर्ट की फीस के लिए भी फीस, देना है। तो ये हाँ। तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, फिर भी आप लोगों ने किया, बहुत सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया। तो मैं आप लोगों से आज मैं ये जानना चाहूंगी, जब आज सेम पे सेम वर्क लागू हो गया है, तो अब आप लोग मतलब क्या आप लोगों के अंदर क्या खुशी, कितनी खुशी है इस बात की? सेम पे सेम वर्क में हमें खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी हमें बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारा जो कोर्ट में केस पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है, उसका फैसला नहीं आया है। क्योंकि उस फैसले में हमें सबसे पहले 2014 से अभी तक का एरियल डिपार्टमेंट को देना है। नंबर 2, हमारे नियमितीकरण है, और उसमें 240 डेज का नियम लागू होगा, जिसको 240 दिन रेगुलर कार्य करते हुए हो गए हैं, उसको नियमित किया जाएगा। तो अब जो आप बात कर रहे हैं कि सेम पे सेम वर्क लागू हो गया, तो आपसे मेरा एक सवाल ये भी था कि मतलब जो आज तक कार्यरत थे परंतु उनका रिटायरमेंट हो चुका है, ये लागू होने से पहले उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस नौकरी में दे दिया, परंतु जब आज लाभ का अवसर मिला तो उनको वो मौका नहीं मिला, तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भी, उनकी फैमिली को भी, उनको भी थोड़ा सा इस व्यवस्था का लाभ मिल सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि जो उन भाइयों ने 20 साल, 18 साल, 20 साल इस विभाग को दिए हैं, आज वे खाली हाथ घर को जा रहे हैं। हाँ। इस विषय पर मेरी अपने केंद्र कार्यकारिणी विनोद कवि जी और मनोज पंत जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तो हम अपना केस, हमारा बाहर नहीं आया है, जिस दिन हम केस जीत जाएंगे उसके बाद हमारा पहला काम होगा, जो रिटायरमेंट हमारे भाई हो गए हैं उनके लिए एक अलग से केस लगाया जाए। और लगना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस नौकरी में दिया है। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, और मुझे ये लगता है कि वो इनके लिए, इनके हक के लिए कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जो इनका अब अपनी जिंदगी के दिन हैं उनको ये आराम से हंसी खुशी निभा सके। हाँ, तो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन एक ये होगा, ज्यादा मैं कुछ इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछूंगी, कि आगे के लिए नियमितीकरण के लिए आप लोगों की क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी मैं न्यायपालिका के पास ही, उन्हीं पर विश्वास है मुझे, क्योंकि अभी हमारा केस फाइनल नहीं हुआ है। केस अभी हमारा कोर्ट में डेट लग रही है, अभी बीच में, ये कल की बात है, 17 फरवरी की हमारी डेट थी, उस दिन डेट नहीं लग पाई। तो अब जो नेक्स्ट डेट है या उससे नेक्स्ट डेट है, ज्यादा से ज्यादा 2 डेट या 3 डेटें और लगेंगी। उसमें मुझे अपने न्यायपालिका जज साहब से पूरी उम्मीद है कि वे हमारे हक में फैसला देंगे और हमें 240 दिन का नियम हम पे लागू कराते हुए 2014 से अब तक का एरियल हमारे विभाग को देंगे। तो आप लोग मतलब अभी जो सेम पे सेम वर्क है, इससे थोड़ी सी राहत तो आप लोगों को मिली होगी, सभी संविदा कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत की वो जो होती है वो तो आप लोगों को मिला होगा। राहत तो मिली होगी, लेकिन एक इंसान की होती है ना, फितरत होती है, उसको दिली इच्छा होती है, उसको संतुष्टि नहीं होती है। वो तो है। अब हमें संतुष्टि तभी होगी जब हमारा हम केस जीतेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ अपने वो वाली बात हो गई ना, ये दिल मांगे मोर, ये वही कहेंगे हम कि ये दिल मांगे मोर। यस। तो आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष आप लोगों का बहुत सराहनीय है। आपके जितने भी संविदा कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं, उन्होंने अपना काफी योगदान भी दिया है। और आपने कितना पे स्केल बताया था शुरुआत में? शुरुआत में हमारा स्टार्टिंग 2005 में हुई थी, 2660 रुपया हमारा जब आप लोगों का संगठन बना था उस वक्त हमारी वेतन था 4666। उसमें से जो आपके संविदा कर्मचारी संगठन के सदस्य अपने परिवार को भी चला रहे हैं और कोर्ट के लिए भी फी दे रहे हैं, तो ये सब आप लोगों का कार्य बहुत सराहनीय है। और इसी के चलते आज आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो दुआ करते हैं भगवान से कि आगे भी आप लोगों को सफलता मिले। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम करते हैं पे एंड, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। होप आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सभी को खुश रखिए। बाय बाय।